हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड में टोटल 8 रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं। नॉर्थ आइलैंड में 5 और साउथ आइलैंड में 3 यूनिवर्सिटीज हैं। नॉर्थ आइलैंड की यूनिवर्सिटीज में आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकातो, मैसी यूनिवर्सिटी और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। साउथ आइलैंड की यूनिवर्सिटीज में आती हैं कैंटरबरी यूनिवर्सिटी, लिंकन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो। न्यूजीलैंड की 8 यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप 600 यूनिवर्सिटीज में आती हैं, यानी दुनिया की टॉप 3% यूनिवर्सिटीज में से एक हैं। इन यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी सब्जेक्ट वाइज भी रैंक होती है, तो आप चाहें तो इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए यूनिवर्सिटीज की अपनी वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है QS टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको वर्ल्ड की सारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसके बारे में पता लग जाएगा। तो अगर आप न्यूजीलैंड के बाहर की यूनिवर्सिटीज के बारे में भी जानना चाह रहे हैं तो भी QS टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की 7 यूनिवर्सिटीज कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटीज है, यानी यहाँ पर बहुत सारी स्पेशलिटी स्टडी होती हैं। लेकिन लिंकन यूनिवर्सिटी जो है वो लैंड बेस्ड स्टडीज और रिसर्च के लिए जानी जाती है, यानी यहाँ पर एग्रीकल्चर, लैंडस्केप, आर्किटेक्चर वगैरह की स्टडी ज्यादा होती है। न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि हेल्थ साइंस, साइकोलॉजी, डेंटिस्ट्री, वेटरनरी साइंसेज, कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, लॉ, ये सब तो मिलेंगे ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप रोबोटिक्स, सिस्मोलॉजी यानी कि अर्थक्वेक से रिलेटेड स्टडी और विटिकल्चर यानी वाइन मेकिंग की स्टडी भी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में ओवरऑल सारी यूनिवर्सिटीज को मिला के करीब करीब 20% स्टूडेंट की पॉपुलेशन इंटरनेशनल पॉपुलेशन है, और उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में से करीब 45% स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेड या उससे ऊपरी लेवल की स्टडी करते हैं। मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि न्यूजीलैंड में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक बड़ी इकोनॉमी को जनरेट करते हैं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के द्वारा करीब करीब $3 बिलियन की इकोनॉमी हर साल न्यूजीलैंड में जनरेट होती है। एकेडमिक क्वालिटी एजेंसी एक अथॉरिटी है जो न्यूजीलैंड में यूनिवर्सिटीज के ऑडिट्स कंप्लीट करती है और इंश्योर करती है कि न्यूजीलैंड के क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड बना रहे। इसके साथ ही क्योंकि न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट ऑफिसेस या पब्लिक ऑफिसेस भी हैं, इसलिए अलग अलग गवर्नमेंट ऑडिट्स के थ्रू भी ये जाती हैं। जैसे कि पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के अंदर जो ऑडिट आता है वो भी यूनिवर्सिटीज को कंप्लीट करना पड़ता है। पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट इंश्योर करता है कि यूनिवर्सिटीज जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट कर रही है उसे प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। ऐसे ही अलग अलग ऑडिट्स किसी न किसी एक टारगेट को लेके, गोल को लेके यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन क्वालिटी और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को गाइड करते हैं। यूनिवर्सिटीज की ऑडिट रिपोर्ट जनरली आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, पब्लिकली अवेलेबल होती है। और अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट या कोई इंफॉर्मेशन आपको स्पेसिफिकली चाहिए तो आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर इस इंफॉर्मेशन को यूनिवर्सिटीज या किसी भी दूसरे पब्लिक ऑफिस से मांग भी सकते हैं। इन सारी यूनिवर्सिटीज में आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और मल्टीकल्चरल सोसाइटी देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ओवरऑल न्यूजीलैंड ही एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। यूनिवर्सिटीज के अलावा एजुकेशन न्यूजीलैंड एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि यूनिवर्सिटीज को गाइड करता है उनका गोल डिसाइड करने में, स्पेशली तब जब यूनिवर्सिटीज में नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों ही आते हैं। एजुकेशन न्यूजीलैंड इंश्योर करता है कि यूनिवर्सिटीज सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अपने इंटरनेशनल स्टडी और उनके स्टैंडर्ड्स मेंटेनेंस के द्वारा अचीव कर सके। क्योंकि न्यूजीलैंड की सारी ही यूनिवर्सिटीज एक गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिस हैं, इसलिए उनकी कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस भी हैं जो बाइंड करता है एजुकेशन एक्ट 1989 एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्ट 2020। न्यूजीलैंड की क्वालिफिकेशंस को रिकॉग्नाइज और मैनेज किया जाता है एज पर न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशंस एंड क्रेडेंशियल्स फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड के क्वालिफिकेशंस को 10 डिफरेंट लेवल्स में बांटा गया है। आप ज्यादा इंफॉर्मेशन न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट से भी पा सकते हैं। जितनी लो लेवल की क्वालिफिकेशन होगी वो लेस कॉम्प्लेक्स होती है, जितने हाई लेवल की क्वालिफिकेशन आप लेंगे क्वालिफिकेशन उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जाती है। लेवल 1 to 4 जनरली नेशनल सर्टिफिकेशन एजुकेशन अचीवमेंट के अंदर आते हैं और मोस्टली सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स होते हैं। लेवल 4 to 7 जनरली सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बेस्ड कोर्स होते हैं। कुछ बेसिक बैचलर्स डिग्री भी लेवल 7 में आती हैं। लेवल 8
to 10 इंक्लूड करता है बैचलर्स से लेके डॉक्टोरल डिग्रीज को। लेवल 1 to 4 यानी सर्टिफिकेशन लेवल की क्वालिफिकेशंस जनरली पॉलिटेक्निक्स के द्वारा मेंटेन की जाती हैं। लेवल 5 to 7 के बीच की क्वालिफिकेशंस मैनेज हो सकती हैं बिटवीन पॉलिटेक्निक्स एंड यूनिवर्सिटीज, एंड लेवल 8 to 10 की जो क्वालिफिकेशन है वो जनरली यूनिवर्सिटी बेस्ड ही होती हैं। पॉलिटेक्निक्स और यूनिवर्सिटीज दोनों की ही क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड हैं, बट डिपेंड करता है कि दोनों का अप्रोच क्या है। पॉलिटेक्निक्स ज्यादातर वर्क रिलेटेड प्रैक्टिकल स्किल्स को जनरेट करने वाली ट्रेनिंग देती हैं, जैसे रेगुलेटरी बेस्ड ट्रेनिंग। यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली हायर लेवल स्टडीज पर ज्यादा ध्यान देती हैं, और स्किल बेस्ड काम जो कि आपको रियल वर्क लाइफ में स्ट्रेट अवे काम आएगा वो कम होता है। अगर आपने यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट की है और आप कहीं काम पर भी जा रहे हैं, जॉब पर भी जा रहे हैं, तो कई बार जॉब या वर्क प्लेस आपका कुछ फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल कराता है, जो कि आप पॉलिटेक्निक्स या डायरेक्टली NZQA के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कोर्सेज को कंप्लीट करना चाहते हैं तो अपनी काम की जगह पर जरूर पता कर लीजिए कि किन क्वालिफिकेशंस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में करेंटली 25 पॉलिटेक्निक्स और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसका नाम है टीपुकिंगा। टीपुकिंगा की वेबसाइट पर जाकर आप और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन से कोर्सेज आपके काम के साथ जाते हैं, और कई बार यहाँ पे आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट या ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो एक बार इनकी वेबसाइट को चेक करना बनता है टू फिगर आउट कि क्या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर कोई फ्री कोर्स अवेलेबल है या नहीं। चाहे आप पॉलिटेक्निक की बात करें या फिर यूनिवर्सिटीज की बात करें, स्टूडेंट सपोर्ट दोनों ही जगह आपको फुल ऑन मिलता है। आपको करियर से रिलेटेड, एकोमोडेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंडिया में कई बार अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपको फ्लायर्स देते हैं, और फ्लायर्स में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं जनरली वो यूनिवर्सिटीज की होती हैं, यानी जिस रीजन में कोई यूनिवर्सिटी है वहां की फैंसी फोटो लगा के वो आपको फ्लायर देते हैं। और हो सकता है कि आपका कोर्स उस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं बल्कि आसपास के किसी पॉलिटेक्निक में बेस्ड हो। कई बार छोटी छोटी क्लासेस एक एक दो रूम में भी चलाई जाती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के, और वो प्रॉपर कॉलेज कैंपस नहीं होता। कई स्टूडेंट्स को अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होते हैं कि फ्लायर में तो हमने कोई और इमेज देखी थी, क्लास तो कहीं और चल रही है। आपकी क्लास कहाँ पर चलेगी, आपका कोर्स कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन एजेंट से तो मांगिए ही, लेकिन खुद भी यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक्स की वेबसाइट पर चेक करिए। पॉलिटेक्निक्स की वेबसाइट अब बेसिकली टीपुकिंगा की इंडिविजुअल वेबसाइट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करना शुरू कर रही हूँ मैं, लेकिन कुछ चीजों पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, जैसे कि कोर्सेज हो गए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी सैकड़ों कोर्सेज प्रोवाइड करती है और हर इंडिविजुअल कोर्स के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकती, ये पूरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एकोमोडेशन, कोर्सेज, स्कॉलरशिप, ट्यूशन फीस आपकी हर कोर्स की कितनी है, आसपास की सोसाइटी कैसी है, यूनिवर्सिटीज में आपको फैसिलिटी क्या मिलती है, हेल्थ फैसिलिटी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। कई यूनिवर्सिटीज अपने कैंपस का वर्चुअल टूर भी आपको देती हैं, तो आप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट चेक करके वर्चुअल टूर भी ले सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी कैंपस का, ताकि आपको पता हो कि आप कैसे माहौल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशन जनरली एजेंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स को, तो प्लीज मेक श्योर कि आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली भी कांटेक्ट करें और पता करें कि क्या आपसे रिलेटेड, आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी स्कॉलरशिप है जो आपको मिल सकती है या नहीं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भी 1 या 1.5 साल बाद आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से पता कर सकते हैं कि क्या स्कॉलरशिप ग्रांट्स में कोई चेंज आया है, या आप क्योंकि अब एक एनरोल स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, तो क्या अब आपकी सिचुएशन में कोई चेंज आया है जिसके कारण आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए। स्टूडेंट्स को जनरली बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, ग्रांट्स मिलते हैं, तो प्लीज यूनिवर्सिटीज का स्कॉलरशिप पेज चेक करना मत भूलिए। अब मैं पॉलिटेक्निक्स के बारे में बात नहीं करने वाली, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बहुत सारे मेजर पॉलिटेक्निक्स न्यूजीलैंड में थ्रू आउट हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, आप टीपुकिंगा की वेबसाइट को प्लीज चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं न्यूजीलैंड की टॉप 8 यूनिवर्सिटीज के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड के टॉप कॉर्नर से, यानी ऑकलैंड सिटी से। ऑकलैंड सिटी में 2 यूनिवर्सिटीज हैं। पहली है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, दूसरी है
ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड की हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में 68 नंबर पर थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड स्टैब्लिश हुई थी 1883 में। करंटली इसके 6 अलग अलग कैंपस हैं विद इन ऑकलैंड और 8 बड़ी फैकल्टीज हैं। 8 फैकल्टीज के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में है 2 बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जनरेट करते हैं करीब $200 मिलियन की इकोनॉमी हर साल न्यूजीलैंड के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के स्टडी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और न्यूजीलैंड में 2 ही मेडिकल स्कूल्स हैं, जिसमें से एक है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो में, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की रिसर्च फैसिलिटी इतनी बड़ी है कि यहाँ पर करीब 12,000 स्टूडेंट्स और स्टाफ दोनों मिलकर रिसर्च प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में एट एनी पॉइंट करीब 1200 प्रोजेक्ट्स हर टाइम चलते रहते हैं एक्टिवली और ये करीब 300 अलग अलग न्यूजीलैंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कंप्लीट किए जाते हैं। 2024 में रजिस्टर्ड फुल टाइम स्टूडेंट्स का नंबर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में था करीब 13,000 से ऊपर। फुल टाइम स्टूडेंट्स का मतलब है वो स्टूडेंट्स जो 40 आवर्स पर वीक की मिनिमम स्टडी कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली पार्ट टाइम और कैजुअल स्टूडेंट्स भी होते हैं। जनरली टोटल नंबर लेने के लिए फुल टाइम स्टूडेंट्स का नंबर दिया जाता है। ऑकलैंड सिटी के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरी यूनिवर्सिटी है जो ऑकलैंड सिटी में है। ये एस्टैब्लिश हुई थी ईयर 2000 में। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के कोर्सेज मिल जाएंगे, माओरी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज, बिजनेस मैनेजमेंट, हेल्थ स्टडीज एटसेट्रा। यहाँ पर जो कोर्सेज है वो मोस्टली होते हैं रिसर्च फोकस। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलेशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर, जैसे कि यहाँ पे टीचिंग फैसिलिटीज कैसी है, यहाँ के स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती है, इन सब के बेसिस पर ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को क्यूएस वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर 5 स्टार रेटिंग दी गई है। 2024 में यहाँ पर रजिस्टर्ड फुल टाइम स्टूडेंट्स थे करीब 18,500 के ऊपर। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड दोनों ही ऑकलैंड सिटी में एग्जिस्ट करती हैं। ऑकलैंड सिटी न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बिजनेसेस चलते रहते हैं। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा है। ऑकलैंड सिटी क्योंकि इतनी बड़ी है, यहाँ पर करने के लिए, घूमने के लिए बहुत कुछ है। मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले ऑकलैंड सिटी पर बनाई हुई हैं, तो प्लीज आप उन वीडियोस को देखिएगा जरूर, ताकि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सके मेरे एंड से कि आप इस सिटी में क्या क्या कर सकते हैं। ऑकलैंड सिटी से थोड़ी दूर की ड्राइव पर ही, 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव पर ही बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस भी हैं जो न्यूजीलैंड टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आती हैं। इन डेस्टिनेशंस को मैं आने वाली अगली कुछ वीडियोस में कवर करूंगी। ऑकलैंड में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं। इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज की कनेक्टिविटी ऑकलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत ईजी है। अब बात करते हैं वाइकातो यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकातो के बारे में। ये स्टैब्लिश हुई थी 1964 में। इसका एक कैंपस, मेन कैंपस जो है वो है हैमिल्टन में और इसका दूसरा कैंपस एग्जिस्ट करता है टोरंगा रीजन में। यहाँ पर भी आपको 1 से ज्यादा कोर्सेज मिलेंगे। सोशियोलॉजी, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एनवायरमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, अकाउंटिंग एटसेट्रा की स्टडी यहाँ पर ज्यादा होती है। और 2024 में यहाँ पर रजिस्टर्ड फुल टाइम स्टूडेंट्स 10,500 से ज्यादा थे। क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड की 40th प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल जेसिंडा आर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकातो की एलुमनाई रह चुकी हैं और इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के जो गवर्नर हैं एड्रियन ओर, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकातो से ही पढ़ाई कर निकले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकातो का नाम वाइकातो रीजन के ऊपर पड़ा है। ये बेस्ड है हैमिल्टन सिटी में, लेकिन रीजन का नाम है वाइकातो। हैमिल्टन सिटी ऑकलैंड से 2.5 घंटे की दूरी पर है बाय ड्राइव। तो अगर आप हैमिल्टन में बेस्ड हैं तो आप इजीली आसपास की बड़ी सिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। हॉबिटन जो न्यूजीलैंड का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो हैमिल्टन सिटी से करीब 40-50 मिनट की ड्राइव पर है और वाइटोमो केव्स यहाँ से करीब 1 घंटे की ड्राइव पर है। हैमिल्टन सिटी को जाना जाता है इसके बड़े बड़े गार्डन्स के लिए। इसे सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है अलोंग विथ क्राइस्टचर्च सिटी। तो अगर आप हैमिल्टन सिटी में बेस्ड हैं तो आप बोर तो नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पर आसपास में करने के लिए बहुत कुछ है। इस सिटी से सबसे क्लोजेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ऑकलैंड एयरपोर्ट। अब बात करते हैं मैसी यूनिवर्सिटी के बारे में। मैसी यूनिवर्सिटी पालमस्टर नॉर्थ एरिया में पड़ती है और ये स्टैब्लिश की गई थी ईयर 1927 में। मैसी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑल्दो पामिस्टर नॉर्थ में बेस्ड है, लेकिन इसके कैंपस ऑकलैंड और वेलिंगटन में भी है और इसके साथ साथ ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। मैसी यूनिवर्सिटी में ईयर 2024 में करीब 16,000 से ज्यादा फुल टाइम स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की थी। यहाँ पर जनरली एग्रीकल्चर बेस्ड स्टडीज ज्यादा होती हैं। इसका रीजन ये है कि हैमिल्टन से लेके पामिस्टर नॉर्थ के बीच का जो एरिया है वो जनरली वार्म होता है, तो यहाँ पर खेती बाड़ी करना काफी इजी होता है। कैटल्स की पॉपुलेशन आपको ज्यादा दिखेगी। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स, एग्रीकल्चरल एग्जीबिशंस यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं तो मैसी यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आपका एक अच्छा ऑप्शन है। जब मैंने लग्जरी ट्रेन्स ऑफ न्यूजीलैंड का वीडियो बनाया था तब वहां मैंने इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कवर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे एक बार देखना मत भूलिएगा। दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट वीडियो फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड पढ़ाई ज्यादा होती है। एग्रीकल्चर और कैटल रिलेटेड बिजनेसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए इस यूनिवर्सिटी की वेटेरिनरी साइंसेज की पढ़ाई काफी रिकॉग्नाइज की जाती है। मैसी यूनिवर्सिटी वेटेरिनरी साइंसेज की पढ़ाई के लिए वर्ल्ड की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज में आती है। अगर आपने वेटेरिनरी साइंसेज में कोई भी कोर्स इंडिया से भी कंप्लीट किया है तो मैं बता दूं कि वेटेरिनेरियंस की जॉब न्यूजीलैंड में एक हाई इन डिमांड जॉब है। आप मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज की वेबसाइट अगर चेक करेंगे तो वहां पर आपको हमेशा एक ओपन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वेटेरिनेरियंस के लिए। मैसी यूनिवर्सिटी पामिस्टर नॉर्थ एरिया में है, जो कि बहुत ही शांत एरिया है। यहाँ पर आसपास में करने के लिए ट्रेकिंग, घूमना फिरना, साइकिलिंग, यही सब है। पामिस्टर नॉर्थ एरिया जाना जाता है अपनी आर्ट गैलरीज और मानावातू रिवर के लिए, और यहाँ पर बीचेस वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए काफी है। लेकिन आप यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में ड्राइव कर सकते हैं ताकि आप न्यूजीलैंड के एक अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी एक्सप्लोर कर सकें। यहाँ से नेशनल पार्क की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ से ऑकलैंड और वेलिंगटन दोनों ही एयरपोर्ट क्लोजेस्ट पड़ते हैं आपको। ऑकलैंड से आपको ऑब्वियसली फ्लाइट्स के ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे। अब बात करते हैं विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन के बारे में, जो कि स्टैब्लिश की गई थी 1897 में। ऑब्वियसली जैसा नाम सजेस्ट करता है, ये यूनिवर्सिटी बेस्ड है न्यूजीलैंड के कैपिटल शहर में यानी वेलिंगटन में। इस यूनिवर्सिटी के 4 कैंपस हैं और ये चारों ही कैंपस वेलिंगटन बेस्ड हैं। 2024 में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में करीब 16,000 से ज्यादा फुल टाइम स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 2% यूनिवर्सिटीज में आती है ओवरऑल, लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो भी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन वर्ल्ड की टॉप 1% यूनिवर्सिटीज में से एक है। इस यूनिवर्सिटी में 8 फैकल्टीज हैं और 40 रिसर्च फैसिलिटीज भी हैं। यहाँ पर जो अलग सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं वो है लॉ, अर्थ एंड मैरीन साइंसेज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में न्यूजीलैंड स्कूल ऑफ म्यूजिक भी है, जहाँ से आप टर्शियरी एजुकेशन ऑफ म्यूजिक स्टडीज भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी से क्लोजेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्योंकि वेलिंगटन न्यूजीलैंड का कैपिटल है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही गवर्नमेंट ऑफिसेज बेस्ड हैं और इसके साथ साथ दुनिया की ऑलमोस्ट हर बड़ी प्राइवेट कंपनी के ऑफिसेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी हैं। ऑकलैंड, हैमिल्टन, मैसी, पामिस्टर नॉर्थ, इन सब के कंपैरिजन में वेलिंगटन काफी ठंडा और विंडी रहता है। यहाँ के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से आते हैं दी पापा म्यूजियम, न्यूजीलैंड पार्लियामेंट, नेशनल लाइब्रेरी, बोटानिकल गार्डन, ऑब्जर्वेटरी, वेलिंगटन जू एटसेट्रा। वेलिंगटन की कुछ डेस्टिनेशंस को कवर करते हुए मैंने वीडियो पहले बनाई है और जैसे ही सर्दियां और बारिश कम होने लगेगी हम वेलिंगटन को फिर से एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। तो नॉर्थ आइलैंड की सारी यूनिवर्सिटीज को अब हम कर चुके हैं कवर और अब आते हैं साउथ आइलैंड में। साउथ आइलैंड में सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी। ये स्टैब्लिश हुई थी ईयर 1873 में। ये एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है और सिटी के बीचों बीच है, तो यहाँ पर आप किसी भी टाइम पे शहर और शहर की फैसिलिटी से बहुत दूर नहीं रहते हैं एंड ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अकॉर्डिंगली आपको इजिली मिल जाएंगी। 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी में करीब 17,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे फुल टाइम स्टूडेंट, और 2024 में ही QS वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी को दिया गया था 254th रैंक। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी में आप 80 से ज्यादा सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं और यहाँ पर 6 से ज्यादा बिजनेस स्कूल्स या फिर फैकल्टीज अवेलेबल हैं। इन फैकल्टीज के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी की कुछ रिसर्च साइट्स भी हैं, जिनमें से एक है माउंट जॉन ऑब्जर्वेटरी। इसकी मैंने वीडियो बनाई है पहले जब स्टारगेजिंग के लिए हम गए थे लेक ताउपू में, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई लव्ड माई एक्सपीरियंस ऑफ दैट प्लेस। इसके अलावा एंटार्क्टिका में भी कुछ रिसर्च साइट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के अंदर आती है। नाइजीरिया में भी अब एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी मेंटेन करती है। तो इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च साइट्स सिर्फ न्यूजीलैंड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी क्रॉस करती हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको एकोमोडेशन, कैफे, लाइब्रेरी, हर चीज मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर आप यूनिवर्सिटी की किसी टॉप फ्लोर पर जाते हैं तो आपको पूरे सदर्न एल्प्स यानी पहाड़ों की एक लंबी रेंज दिखती है। और अगर आप इस टाइम पे यानी सर्दियों के टाइम पर ये व्यू देखेंगे तो बर्फ की चादर से ढके हुए सफेद पहाड़ बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। क्राइस्टचर्च में भी इंडियंस रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पॉपुलेशन काफी कम है कंपेयर टू ऑकलैंड एंड वेलिंगटन। क्राइस्टचर्च काफी शांत सिटी है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि काफी खुली हुई है। यहाँ पर वेलिंगटन के कंपैरिजन में आपको घर काफी बड़े मिलेंगे और फ्री पार्किंग मिलना भी काफी इजी होता है। एकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। क्राइस्टचर्च के आसपास करने के लिए भी बहुत कुछ है, जैसे हैनमर स्प्रिंग, ये एक वाटर पार्क है, यहाँ पर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। क्राइस्टचर्च सिटी से आप चारों ही डायरेक्शन में निकल सकते हैं और आपके पास करने के लिए कुछ डिफरेंट एक्टिविटी होगी ही होगी। क्या आप जानते हैं कि एयर इंडिया के जो करंट सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन, वो कैंटरबरी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई कर निकले हैं। और इसके अलावा न्यूजीलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जॉन की भी कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के ही एलुमनाई हैं। अब बात करते हैं लिंकन यूनिवर्सिटी के बारे में। लिंकन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी 1878 में और ये क्राइस्टचर्च सिटी के लिंकन एरिया में पड़ती है। क्राइस्टचर्च सिटी से लिंकन यूनिवर्सिटी की दूरी करीब 40 मिनट की दूरी पर है और ये वेल कनेक्टेड है बाय बस। 2024 में लिंकन यूनिवर्सिटी में फुल टाइम रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे 3000 से ज्यादा। लिंकन यूनिवर्सिटी में लैंड बेस्ड स्टडी ज्यादा होती है और यहाँ की पढ़ाई का जनरल फोकस होता है फूड, लैंड और इकोसिस्टम की कनेक्टिविटी को समझना और एक्सप्लोर करना। लिंकन यूनिवर्सिटी दुनिया की लैंड बेस्ड यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में से एक है। लिंकन यूनिवर्सिटी में टोटल 3 फैकल्टीज हैं। पहली है एग्री बिजनेस एंड कॉमर्स, दूसरी है एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेज, तीसरी है एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड डिजाइन। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और विटिकल्चर यानी वाइन मेकिंग की स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो लैब के साथ साथ आपको फील्ड ट्रिप्स पर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सॉइल बेस्ड, लैंड बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं तो बाहर ट्रिप्स पर तो निकलना ही पड़ेगा। और ये एक अच्छा ऑप्शन है सिटी को या साउथ आइलैंड को एक्सप्लोर करने का। इस यूनिवर्सिटी के लिए भी सबसे क्लोजेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है क्राइस्टचर्च इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि लिंकन यूनिवर्सिटी में जो सबसे पहली पीएचडी डिग्री ग्रांट हुई थी वो एक इंडियन को ग्रांट हुई थी? मुझे ये पता लगा जब मैं अपने पीएचडी डिनर के दौरान वाइस चांसलर के साथ डिनर शेयर कर रही थी। लिंकन यूनिवर्सिटी के फेमस एलुमनाई में आती है टोनी स्ट्रीट, जो कि न्यूजीलैंड की एक फेमस टीवी और रेडियो पर्सनालिटी है। और इसके अलावा आती हूँ मैं, नोन टू 700 पीपल। मैंने भी लिंकन यूनिवर्सिटी से ही अपनी पीएचडी कंप्लीट की है इन एनवायरमेंट साइंसेस। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की लास्ट और सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो। ये एस्टैब्लिश हुई थी ईयर 1867 में। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में साउथ ईस्ट में पड़ती है और शहर का नाम है डनीडन। न्यूजीलैंड के 2 मेडिकल स्कूल्स में से दूसरा मेडिकल स्कूल बेस्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो में। डनीडन शहर में यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके और भी कैंपस हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च और इनवरकार्गिल में भी। ईयर 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो में 19,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स फुल टाइम स्टडी कर रहे थे और ये न्यूजीलैंड की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो में भी 4 डिवीजन या फैकल्टीज हैं और यहाँ पर 140 से ज्यादा सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आप कर सकते हैं। 4 फैकल्टीज डिवाइडेड हैं, हेल्थ साइंसेज, डिवीजन ऑफ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज और ओटागो बिजनेस स्कूल में। ये यूनिवर्सिटी डनीडन एयरपोर्ट से करीब 30 मिनट की ड्राइव पर है, लेकिन अगर आप इसके आसपास का कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो क्वींसटाउन में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं फ्लाइट के, बहुत ही लिमिटेड, लेकिन इजी ऑप्शन आपको मिलेगा थ्रू क्राइस्टचर्च। आपको डनीडन से क्राइस्टचर्च की एक फ्लाइट लेनी पड़ेगी और उसके बाद आपको इंटरनेशनल कनेक्टिविटी
इजी प्राइस में मिल जाएगी। डनेटन शहर को स्टूडेंट्स का शहर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर करीब 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं इन अ पॉपुलेशन ऑफ 130,000। इस एरिया में बहुत सारी वाइनरीज भी हैं, सीनिक ब्यूटी बहुत सुंदर है। क्वींस टाउन करीब 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव पर है। मिलफोर्ड साउंड ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पर करने के लिए एडवेंचर, स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज के ऑप्शंस मिलते हैं। चाहे वो कैफे हो या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मेक श्योर कि आप अपने स्टूडेंट कार्ड का यूज करना और डिस्काउंट्स को लेना नहीं भूल रहे हैं। न्यूजीलैंड की ये सारी टॉप 8 यूनिवर्सिटीज अलग अलग स्टडी ऑप्शंस और कोर्सेज तो प्रोवाइड करती ही हैं, लेकिन कई बार कोलैबोरेशन में भी कुछ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती हैं। इनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्राउन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हैं। न्यूजीलैंड में अभी तक 7 क्राउन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते थे, जो कि रिसेंटली जुलाई 2025 से रीस्ट्रक्चर में जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के 7 क्राउन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस अब बन चुके हैं पब्लिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें से ESR या इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड रिसर्च अब बन चुका है न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फॉरेंसिक साइंस, GNS साइंस, और नीवा जो कि जियोलॉजिकल साइंस और वाटर साइंसेस में काम करती थी, वो अब बन चुकी हैं न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ साइंसेस। और एग्रीकल्चर, प्लांट रिसर्च, फॉरेस्ट रिसर्च या लैंड केयर रिसर्च में जो क्राउन रिसर्च काम करते थे, वो अब कंबाइन होके जाने जाते हैं न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी साइंसेस के नाम से। ये क्राउन रिसर्च या पब्लिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटीज इनके साथ तो काम करती ही हैं, लेकिन इन इंस्टीट्यूट्स के अपने प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं और वैकेंसीज की तरह एडवर्टाइज होते हैं। अगर आप क्राउन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं या फिर स्पेशली साइंस बेस्ड जॉब्स को सर्च करना चाहते हैं तो साइंस न्यूजीलैंड की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। हर शहर के लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।